अपन बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम में अपन देख लिया था, एक तो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ये डिस्कशन कर लिया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कौन कौन से इक्विलिब्रियम आते हैं, जिसमें सॉलिड लिक्विड में जा रहा होता है, लिक्विड जो होता है वो गैस में जा रहा होता है और जो गैस होता है वो सॉलिड में जा रहा होता है, तो इसे बोलते थे अपन फेज इक्विलिब्रियम। उसके बाद में अपन ने यहाँ पर कुछ बातें और डिस्कस कर ली थी, जैसे कि एक जो आपके आयोडीन था, अगर वो सॉलिड स्टेट में रहता है तो गैस में जा रहा होता है, तो टेस्ट टू टेस्ट क्या था अपन ने, इसमें अपन ने वहां पर इक्विलिब्रियम देख लिया था। नेक्स्ट यहाँ बात करने वाले हैं अपन एक आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी अपने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली थी। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी अपन ने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली थी और ये कह दिया था अपन ने कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो सॉलिड के लिए दिया जाता है, गैस के लिए, आपका एसिड बेस जो होता है उसके लिए दिया जाता है। एसिड बेस में अपन ये कहा था कि जो एक तो होता है एसिड, एक क्या होता है बेस। तो एसिड बेस के लिए अपने पास में तीन थ्योरम आए थे। एक जो थ्योरम अपने को देखने को मिला था वो था आर्हेनियस थ्योरम। कौन सा था? आर्हेनियस थ्योरम था। नेक्स्ट जो थ्योरम उनके पास में था वो था लुईस एसिड बेस थ्योरी। और जो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास में था वो था ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। कौन सा था? ब्रॉन्स्टेड-लोरी। ठीक है, आर्हेनियस में अपन ने कहा था कि अगर कोई आपके पास में एसिड देखने को मिलता है तो आर्हेनियस एसिड में अपने कहा था कि कोई भी स्पीशीज अगर H+ आयन डोनेट करता है तो वह आर्हेनियस एसिड होगा। ठीक है, और ब्रॉन्स्टेड में से कहा था कि जो H+ होगा उसको अपन यहाँ क्या बोलेंगे? प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन डोनर स्पीशीज आल्सो नोन एज ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड। और जब ये प्रोटॉन रहे, H+ रहे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो उस केस में अपन इसे क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर कॉल्ड लोइस एसिड। फिर अपने वहां पे बोला था बेस। ठीक है ना, बेस में अपने वहां पे कहा था कि those species which give OH- ion is called arrhenius base। यही अपने कहा था ब्रॉन्स्टेड-लोरी के लिए अपन ने कि all proton acceptor species is called ब्रॉन्स्टेड-लोरी base। यहां पर ने कहा था इलेक्ट्रॉन रिच, all electron rich species are called लुईस बेस। ठीक है, ये बातें रिपीट कर रहा हूं। आरएनएस में मैंने कहा था कि कोई भी स्पीशीज अगर H+ डोनेट करती है तो उस H+ डोनर स्पीशीज को अपन क्या बोल देंगे? आरएनएस एसिड बोल देंगे। और ये H+ जो आयंस होते हैं वही प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या क्या बचेगा? एक प्रोटॉन बचेगा। तो कहेंगे ऑल प्रोटॉन डोनर स्पीशीज इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड प्रोटॉन। ठीक है, अब जब ये H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, जब H था तो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और अब जब H+ बन जाएगा तो भी ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इज कॉल्ड लुईस एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों के लिए, बेस के लिए। तो ये तो क्या हो जाएगा? OH- आयन डोनर स्पीशीज, और ये हो जाएगा ऑल प्रोटॉन डोनर स्पीशीज। नेक्स्ट बात कर रहा हूं कि अगर बात करें किसके लिए? लुईस के लिए। तो लुईस के लिए क्या करूंगा मैं? ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर कॉल्ड लुईस बेस। ठीक है, अब आरएनएस के जितने भी एसिड्स होंगे वो सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे। ऑल आरएनएस एसिड आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, और यहां क्या कहूंगा मैं यहाँ पे कि ऑल आरएनएस जो बेस होंगे वो सारे क्या होंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। तो ये वाले जितने भी बेस होंगे वो सारे ब्रॉन्स्टेड बनाएंगे, पर जितने भी प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड होंगे वो सारे आरएनएस एसिड होंगे, नेसेसरी नहीं है। ये एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को उसमें डिस्कस करवा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने यहाँ पर जो नेक्स्ट थ्योरी थी उसकी बात की थी यहाँ पे आरएनएस के अंदर ही, ब्रॉन्स्टेड के अंदर ही, जिसका नाम था कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। कौन सी थी दूसरी? नंबर 1 तो ये हो गया था अपना। नेक्स्ट था कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस।
कहा था कि कोई भी एसिड अगर रिएक्शन करता है बेस के साथ में तो उसका बनेगा एक एसिड बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, एसिड का जो बनने वाला होता है वो कहलाता है बेस, और जो बेस होता है उसका बनता है एसिड। क्लियर, ये बात ध्यान रखना आप लोग। एसिड का क्या बनेगा, बेस बनता है, और बेस का क्या बनता है, एसिड। जो बनने वाला होता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो आपके पास जो बेस था उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, और जो एसिड था उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। एक एग्जांपल में अपन ने देखा था यहाँ पे कि कोई NH3 एग्जांपल है और अपन HOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसमें लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करते ही यहाँ से OH माइनस आयन निकल जाएगा। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी, क्योंकि अपन जब बात ही इक्विलिब्रियम की कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम तो देखेंगे ही देखेंगे। तो क्या बना, NH3 में एक H4 ऐड हो गया तो क्या बन गया, NH4 प्लस, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, OH माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये प्रोटॉन डोनर हो गया। तो ऑल प्रोटॉन डोनर स्पीसीज आर कॉल्ड एसिड। अभी यहां पर ये बना लेगा, तो क्या कहा था कि बेस बनाता है एसिड, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा, और एसिड क्या बनाता है, बेस। वैसे देख लो OH माइनस जो आयन होता है वो बेस ही होता है। ठीक है ना। अब इस बेस ने बना लिया एसिड, तो कौन सा एसिड बना होगा यहाँ पे, कॉन्जुगेट बना होगा। ठीक है, और एसिड ने बनाया बेस, तो कौन सा बनाया होगा यहाँ पे, कॉन्जुगेट बनाया होगा। ये थ्योरी भी अपन ने वहां पर डिस्कस कर ली थी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या हुआ करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे थर्ड जो आपके पास में थ्योरी आई थी, उसमें आप लोगों ने कहा था कि हमारे पास में कॉन्जुगेट एसिड बेस के साथ में अपन निकालते हैं कि जो आपके पास में आता है क्लासिफिकेशन, क्या था, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपने कहा था कि एसिड और जो बेस होता है उसको अपन किस किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो एसिड और बेस को आप लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाइड कर लिया था, एक था वीक था और एक दूसरा था स्ट्रॉन्ग आ गया था। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, तो बात करते हैं अपन लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड अपने पास में है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, मोर डिस्कस इन पीरियोडिक टेबल। अपन इसको ज्यादा डिस्कस कर चुके थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जहां पर अपन ने कहा भी था, ट्री बोली थी एम्फोटेरिक मेटल के बारे में, जिनके ऑक्साइड्स थे, चाहे वो मेटल खुद हो या फिर कोई भी हाइड्रोक्साइड केवल हो। क्या कहा था, हे प्रभु बेटा सुन ले, सभी आलू जिंदा है इसी घास में। क्या कहा था, हे प्रभु बेटा सुन ले, सभी आलू जिंदा है इसी घास में। तो ये जितने भी एलिमेंट अपने पास में थे वो सारे एलिमेंट चाहे खुद फॉर्म में हो या किसी के ऑक्साइड के फॉर्म में दे रखे हो, चाहे वो मोनोऑक्साइड हो, डाइऑक्साइड हो, ट्राइऑक्साइड हो या फिर उनके हाइड्रोक्साइड्स हो, वो सारे एम्फोटेरिक एलिमेंट्स थे। ठीक है, जैसे प्रभु जिंदा सुन ले, तो जिंक का मतलब क्या हो गया, जिंक हो गया था ना, जिंक ऑक्साइड। बेटा का मतलब बेरिलियम, उसका ऑक्साइड या इसका कोई हाइड्रोक्साइड। ऐसी यहाँ समय तो आर्सेनिक ले लेते हैं, फिर भी कैसा हो गया, ये जो एग्जांपल थे आपने पीबी ले लिया, लेड ले लिया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स थे। इसको मैंने मोर डिस्कशन करवा दिया था पीरियोडिक टेबल में। अब बात कर रहे हैं एसिड और बेस की बातें करने वाले अपन यहाँ पे कि कोई स्पीशीज एसिड और बेस के फॉर्म में कैसे क्लासिफाई उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट नंबर अपने पास पॉइंट आ रहा है, वो है एसिड। कौन आ रहा है, एसिड। एसिड में अपने पास में बहुत टाइप के हुआ करते थे, एक तो आता है सीधा सीधा H डोनेट कर दे। ठीक है, एक होता है लुईस एसिड, अभी आपको डिस्कस करके बताया था मैंने कि एक तो आरएनएस हो सकता है, ब्रोंस्टेट हो सकता है, लुईस हो सकता है। ठीक है, तो बातें कर रहे हैं उन्हीं के लिए। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर है हाइड्राइड। कौन से है, नंबर ए है हाइड्राइड। देखो एक एग्जांपल है BH3, ऐसे ही है CH4। बात करता हूं NH3 की, H2O and HF। ओके, आगे बात करता हूं यहां पे तो हो जाता है फॉस्फीन PH3 ASH3। ओके,
यहाँ पे आता है पास में H2S, H2Se, H2Te। यहाँ बात करते हैं HCl, HBr एंड HI। बाकी के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो बेसिक टाइप के हो जाते हैं। अपन बात कर रहे हैं एसिडी के लिए। जो अमोनिया का ग्रुप होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो नेचर होता है वो होगा बेसिक का। ओके, यहां अगर बात करें H2 वाले केस के लिए तो ये हो जाता है आपके पास में न्यूट्रल। ओके, और अगर ये बात करें आपके हाइड्रोजन वाले के लिए तो ये हो जाता है एसिडिक। ओके, अगर मैं BH3 के केस में BH3 की बात करूं तो ये होता है लुईस एसिड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, इस टाइप के जो हाइड्राइड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। क्लियर है? आ जाइए, ये न्यूट्रल में यहाँ पर मीनिंग है एम्फोटेरिक से। देखिए H2 होता है, H2 कैसा होता है, एसिड की तरह बिहेव भी शो करता है और बेस की तरह बिहेव भी शो करता है। दोनों ही प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला कंपोनेंट होता है। H2 जो होता है वो दोनों ही प्रकार की प्रकृति को जो इंडिकेट करता है। अपने कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। मैं इसके बारे में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बात की थी तब भी मैंने डिस्कस करवाया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने पर क्या हो जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी बढ़ने पर H+ आयन इजीली निकल जाता है। इधर से इधर जा रहे हैं तो जैसे बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन अगर जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर किसी स्पीशीज की अगर पॉजिटिविटी राइज हो जाती है तो उसके अंदर एसिडिक रिएक्शन बढ़ जाते हैं। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो एसिडिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम जाने की। ओके, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है। बात करना, साइज बढ़ती है किस किस की, फ्लोरीन से क्लोरीन को। हाइड्राइड H तो सेम ही है तो H की तो साइज कोई बढ़ेगी नहीं। तो देखते किसकी है, जो अदर एलिमेंट बच गया उसकी अपन साइज देख लेंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कैलोरियम, ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी अपन साइज मेंशन कर लेंगे। अगर साइज बढ़ती है तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब साइज बढ़ेगी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी बढ़ती है तो क्या कर दोगे आप लोग, एसिडिटी बढ़ जाएगी, बढ़ रहेगी। तो ये होती है हाइड्राइड के अंदर एसिडिटी। अब देखो आप पी ब्लॉक में तो स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर इसकी एसिडिटी बढ़ाते हुए लिखोगे, इसके बढ़ाते हुए लिखोगे, इधर से जाओगे तो बढ़ाते हुए एसिडिटी अपन मेंशन कर रहे होते हैं। बात ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो एसिडिक नेचर होता है वो बढ़ता है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HF, HCl, HBr एंड HI के ऑर्डर में भी लिखवा रखा है कि एसिडिटी बढ़ती है। वहां पर मैंने एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी लिखवा रखा है कि यहाँ पर HI जो है जो माइनस बनेगा तो ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल बनेगा जहां पर इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ओके, आइए अब बात आती है कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है, विद्युत ऋणता का जो अंतर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है तो वहां पर एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता, क्योंकि HF के केस में यहाँ पर जिग-जैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ का जो H+ होता है वो इजीली नहीं निकल पाता। जब H+ इजीली नहीं निकल पाएगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। क्योंकि H+ निकलेगा तभी तो उससे में एसिडिक कैरेक्टर आएंगे, और यहाँ पे तो H+ निकल नहीं पाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। तो ये पहला केस था हाइड्राइड का। दूसरी बात करते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड्स की। नंबर 2 जो पॉइंट अपने पास में आ रहा है वो है ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, नंबर बी क्या है, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड के लिए मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट जिसमें एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और एक OH एटलीस्ट होना ही चाहिए, वो ऑक्सो एसिड में आएंगे। अब आगे की वैलेंस से कितनी की हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ ये जो ग्रुप आता है वो कहलाता है ऑक्सो और यहाँ से ये शो करता है एसिडिक नेचर, इसलिए ये बन जाता है ऑक्सो एसिड। क्या हो जाएगा, ये ऑक्सो एसिड बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सबके क्लियर होगा। बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में ऑक्सो एसिड कौन कौन से बनते हैं। एक तो होता है आपके पास में कौन सा, H3
सॉरी H2CO3 बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है उसका ऑक्सीजन नहीं बनता है, ऑक्सीजन का भी ऑक्सो एसिड नहीं बनता, फ्लोरीन का भी कोई ऑक्सो एसिड नहीं बनता है। ठीक है ना। आ जाइए, दूसरी बात कर रहा हूं कि आपके पास में कौन होता है, फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस का क्या बनता है, H3PO4 बन जाता है। यहां बन जाता है मेरे पास में H2SO4 बन जाता है सल्फर का, और यहाँ क्लोरीन का बन जाता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। यहाँ पर इनका फिर कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं बनने वाला होता, यहाँ बनता है H3ASO4, ये भी एक ऑक्सो एसिड बनता है। सेम नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी ऑक्सो एसिड बना रहे होते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही HBRO4, जो पता है कि HBRO4 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, पी ब्लॉक में इसको डिस्कस करेंगे अपन लोग। HiO4 जो होगा वो भी ऑक्सो एसिड माना जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में पीरियोडिक टेबल के ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ओके, आ जाइए। अब मैं यहां से कह रहा हूं कि इधर से इधर जाएंगे तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो बढ़ती है। क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। तो इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी किसकी, सेंट्रल एलिमेंट की। तो सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम जाते हैं, यहाँ टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फैक्टर काम आने वाला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे साइज फैक्टर काम नहीं आएगा। हाइड्राइड में साइज फैक्टर का हाइड्राइड जो होता है उसमें तो फिर भी अपन साइज को देखेंगे, पर जो ऑब्जर्वेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी जो होती है वो कम हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि HClO4, HBrO4, HiO4 में अगर मोर एसिडिक नेचर है तो किसका हो जाएगा भाई, अगर मोर एसिडिक नेचर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक हो जाएगा किस में, HClO4 में, HBrO4 में, HiO4 में। तो जो मोर एसिडिक नेचर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आपकी HClO4 का हो जाएगा। तो ये होता है एसिडिक नेचर, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है किससे, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा किससे, आयोडीन से। सेम अगर ऑर्डर डिस्कस करते हैं तो आपका जो एसिडिक नेचर होगा वो ये वाला आ जाएगा, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर, ध्यान रहेगा। इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेते हैं, इनका एसिडिक ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ओके, सबके ये बात क्लियर है बेटा, ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलिए। इस प्रकार से अपन लोग इनके एसिडिक ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं आज के ऑक्साइड्स के बारे में कि जो एसिडिक नेचर निकालते हैं वो कैसे निकाल लिया करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है ऑक्साइड्स। क्या आ रहे हैं, ऑक्साइड्स आ रहे हैं। ऑक्साइड में यहाँ पर देखा जाएगा कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं अगर एसिडिक कैरेक्टर की बातें करते हो तो वो नॉन मेटल का होना जरूरी है। बात है ना, नॉन मेटल। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर शो एसिडिक ऑक्साइड्स, सॉरी एसिडिक नेचर। यहाँ पे जनरली जो नॉन मेटल जो होंगे वो आपको एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। कौन शो करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। ध्यान रखना, जनरली क्या देते हैं, एसिडिक कैरेक्टर देते हैं। जैसे मेरे पास में क्या होगा कि यहाँ पर Cl2O7 आ गया। ध्यान रखना एक बात का कि अगर किसी भी ऑक्साइड के बारे में पता लगाना है कि जो ऑक्साइड्स है वो एसिडिक है या बेस, तो सबसे पहले कंडीशन ध्यान रखना कि अगर नॉन मेटल है तो वो एसिडिक बनाएगा। ठीक है, और अगर वो मेटल है तो बेसिक बनाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो भी ऑक्साइड को दे रखा है, जैसे मान लो क्लोरीन का दे रखा है, Cl2O7 दे रखा है, तो क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल है। कैसा लग रहा है ये, नॉन मेटल। फिर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो। वाटर में डिसॉल्व करने का जो मिला उसको देखो, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है पर क्लोरिक एसिड मिल रहा है, और पर क्लोरिक एसिड मिल रहा है। इसका मतलब कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व करके अगर कोई एसिड दे रहा है, इसका मतलब वो कैसा हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होती है उन नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो फिर इनमें अपन ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे कि ये मोर एसिडिक है या नहीं है, तो इसके लिए देखो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, acidic nature also increase।
अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो उसका जो एसिडिक नेचर होगा वो भी बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास में है Cl2O है, ठीक है, एक है ClO2 है, एक ClO3 है, एक है मेरे पास में Cl2O5 है, एंड Cl2O7 है। इनको चेक करना है कि इनका जो ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है, ये जो बनाने वाले हैं वो एसिड बनाने वाले हैं, क्योंकि नॉन मेटल दिख रहा है और नॉन मेटल को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड मिलता है। तो ये चेक करना अपने को कि यहाँ पर एसिडिक का ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर क्लोरीन की बात करें यहाँ पे, तो क्लोरीन पर यहाँ पे चार्ज आने वाला होगा रेडॉक्स के थ्रू, तो +1 आएगा। यहाँ पर क्लोरीन पर अगर हम चार्ज फाइंड करते हैं तो कितना जाएगा, +4 आ जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन 1 ही है और 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज है, तो 3 पे चार्ज कितना हो जाएगा, 6। तो क्लोरीन में चार्ज कितना जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पे कि क्लोरीन ऑक्सीजन में कितना हो गया, 10, 10 को डिवाइड करोगे 2 से कितना हो गया, +5 हो जाएगा यहाँ पे चार्ज, और यहाँ पे अगर चार्ज निकालोगे तो +7 चार्ज आ रहा होगा। अगर मैं इनका एसिडिक ऑर्डर अरेंज करता हूँ तो इनके एसिडिक ऑर्डर में वो पहले आएगा जिसका चार्ज ज्यादा होता है। तो चार्ज किसका ज्यादा है, चार्ज है यहाँ पे Cl2O7 का। फिर किसका आ जाएगा आपके पास में, ClO3 का आ जाएगा। फिर किसका आएगा जिसमें चार्ज 5 आ रहा है, Cl2O5। फिर किसका आ जाएगा, ClO2 का आ जाएगा, और लास्ट में कौन हो जाएगा, Cl2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि किसी का भी ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि उसकी जो एसिडिक नेचर वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास में एसिडिक एंड बेस को क्लासिफाई करना है तो पहले लिखना हाइड्राइड, हाइड्राइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज मेंशन करते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेंशन करेंगे, टॉप टू बॉटम साइज मेंशन करेंगे। इसको छोड़कर के चाहे ऑक्सीडेशन हो या ऑक्साइड्स हो, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर भी लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन में कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही होती है तो जो आपके एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा था ऑक्साइड में, ऑक्साइड में अगर नॉन मेटल है, सिंपल सी बात है, नॉन मेटल को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड मिलने वाला होगा। दैट मींस नॉन मेटल जो होंगे उनमें एसिडिक कैरेक्टर निकालते हैं। अगर मेटल का कोई ऑक्साइड देखने को मिलता है तो मेटल के ऑक्साइड के अंदर बेसिक कैरेक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा उसमें चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही होगी तो उस कंपाउंड की, उस ऑक्साइड की एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। एक एग्जांपल लिया आपने क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन में आपने देखा कि यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा होता है, तो Cl2O7 मोर एसिडिक हो गया, देन ClO3 हो जाएगा, Cl2O5, फिर ClO2 एंड Cl2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसके अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर्स होते हैं वो निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको मेंशन करवाता हूं और आप चेक करना उसमें कि उसका जो एसिडिक ऑर्डर होगा वो क्या आने वाला होगा, ठीक है। हाँ जी, तो एग्जांपल अपने पास में है, मेरे पास में है एक तो N2O3 है, एक है NO5। अगला एग्जांपल मेरे पास में है P2O3, P2O5। ये एग्जांपल्स मैंने पीरियोडिक टेबल में भी करवाए थे जब पीटी पढ़ाया था आप लोगों को। अगला एग्जांपल मेरे पास में है HClO3, HClO4। अगला एग्जांपल मेरे पास में है H2SO3, H2SO4। अगला मेरे पास में एग्जांपल है HNO2 एंड HNO3। तो इन एग्जांपल्स के अंदर आपको ये चेक करना है कि कौन मोर एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है, ठीक है। ध्यान रहेगा। बता देता हूँ एक बार आप लोगों को कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे आप लोग। देखो यहाँ पर अगर OH चेक करना होता है तो OH के लिए चेक किया कर लो आप लोग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है OH बढ़ेगी, दैट मींस इसका जो एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो मोर एसिडिक कौन हो गए यहाँ पे, देखो इसमें N की वैल्यू सेम आ रही है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे 5, तो मोर एसिडिक 5 वाला हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 आ रहा है, दैट मींस ये हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ये आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3,
ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। पर कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको इसमें एसिडिक ऑर्डर फाइंड करना है तो कैसे निकालोगे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ये खुद को ही सोल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। N2O3 एंड P2O3 में एसिडिक ऑर्डर किसका हाई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है N2O5 एंड P2O5 में एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होने वाला है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन आगे चलिए। बेटा जी, अब बात कर रहा हूं नेक्स्ट, आपके पास है पॉइंट नंबर 2 जो होता है बेस। ओके, नंबर 2 है बेस। एक छोटी सी बात और लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ध्यान रखना कि जो वीक बेस होते हैं, सॉरी वीक जो एसिड होते हैं, वो वीक एसिड कौन कौन से हैं। ध्यान रखो, वीक एसिड का पता होना जरूरी है आप लोगों को, रटना ही बेटा जी, कुछ भी करो। HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वीक एसिड होता है। नेक्स्ट होता है HCl, ये भी वीक एसिड हुआ करता है, ध्यान रखना इसका भी। एक होता है के पास में जितने भी एल्कोहल होते हैं, अब चाहे ये एलिफेटिक एल्कोहल हो कि कोई एरोमेटिक एल्कोहल हो, ये सारे जो एल्कोहल होते हैं वो वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है COOH, कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये भी वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है बेटा जी H2CO3, ये भी कैसा होता है कि वीक एसिड हुआ करता है। और एक लास्ट एग्जांपल आपके पास में है H2S, ये भी वीक एसिड होता है। तो ये आपके सिलेबस में जब भी दिख जाए ये वाले, ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। क्लियर है। आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि CH3COONA, तो बोलेगा कि किस प्रकार का सोल्ट है। तो देखो ये जो कंपोनेंट आया होगा वो CH3COOH से आया होगा एंड NaOH से आया होगा। तो COOH क्या हो सकता है, ये वीक एसिड हो सकता है, मतलब ये वीक एसिड से आया हुआ है। अब ये किससे आया वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो ये 6 वीक एसिड आपके पास में है जिनका आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनके अलावा जो भी बच जाएंगे वो इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में ही आने वाले होंगे। ठीक है बेटा, हेलो, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट आने वाला है वो है बेस। कौन सा है वो, बेस नंबर 2, चार बेस। अगर अपन क्लासिफाई करते हैं बेस को तो कैसे करेंगे, पहले बात करूंगा पीरियोडिक टेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 जो आता है वो है हाइड्रोक्साइड। क्या आता है, हाइड्रोक्साइड। देखो आपके पास में एक है NH1 की मेटल NiOH बना लेती है, एक बनाती है NaOH, एक बनाता है KOH, एक बनाता है RbOH, ऐसे बनाता है सीजियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट अगली कैटेगरी का जो बनाता है वो बनाता है BeOH का होल ट्वाइस, जो एम्फोटेरिक नेचर का हुआ करता है ना। अगला है MgOH का होल ट्वाइस, अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे तो BOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, और आगे बात करता हूं मैं गैलियम हाइड्रोक्साइड, इंडियम हाइड्रोक्साइड एंड थैलियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये पीरियोडिक आ जाता है। अब बीच में अगर यहाँ पर मेंशन किया जाए तो ये तो हो गए आपके पास में S ब्लॉक के हो जाएंगे, ये दो तो किससे आ रहे हैं, S ब्लॉक से आ रहे हैं। यहाँ पर रह जाएगा किसमें, D ब्लॉक, क्या जाएगा D ब्लॉक, और ये जो आ जाता है वो P ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट आ जाता है। ठीक है, देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो मैं केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा इसमें मेंशन कर रहा हूँ। इधर से इधर जा रहे हैं तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो 50 रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। जब कोवेलेंट कैरेक्टर ही आ जाएंगे तो H प्लस निकल पाएगा, जब H प्लस निकलेगा ही नहीं तो काहे का बेसिक। तो इधर गए तो क्या कर दोगे, बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ जाती है, क्या बढ़ती है, साइज बढ़ जाती है। जब साइज बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बातें करूं तो स्ट्रॉन्ग ये दो ही होते हैं, ये वाला
और ये वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी जितने भी देखने को मिलेंगे वो सारे वीक मिलेंगे। मतलब ये कह दूं कि ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग होता तो स्ट्रॉन्ग ये भी है, पर ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग की कैपेसिटी जो होती है वो इसकी ज्यादा होगी। दैट मीन सीजियम जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या कहोगे, मोर स्ट्रॉन्ग बेस, मोर स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो आपको एक यहाँ पर एक बेस नजर आ रहा है, एक्चुअल में वो बेस है नहीं, यहाँ पे BOH का ऑल्थराइज जो है वो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे लुईस एसिड है। इसका ध्यान रखना, ये कैसा होता है, एक्सेप्शन केस है। कैसा है ये, एक्सेप्शन केस है, ये लुईस एसिड होता है। बाकी यहाँ पर जो जितने भी लिखे गए वो सारे बेस है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। On moving top to bottom in first, second and third, that means first P block hydroxide, then the basicity increase. पहले में, दूसरे में और तीसरे में जो आपका P block का एलिमेंट फर्स्ट आ रहा है, उसमें अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्षारीयता बढ़ जाएगी। बात ध्यान रखना, ये और ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिनमें जो फर्स्ट वाला होता है वो मोर स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली सेकंड वाले के। ठीक है, तो ये होते हैं हाइड्रोक्साइड जहां पर आप बेसिसिटी फाइंड करते हो। मैंने आपको क्यूरियोसिटी में भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग अगर बेस निकालना होता है आप लोगों को तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, बात आ रही है। मैंने पहले कुछ आपको एक साइज का ऑर्डर बता रखा था, ऐसे कुछ करके कुछ कहा तो आपने कहा था नो। ठीक है, तो वहां से अपन इसके बेसिसिटी भी फाइंड कर लिया करते थे। यहां तक सभी स्टूडेंट के क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन यहाँ पे कि जो बेसिसिटी आ रही है वो क्या होने वाली होगी। ठीक है बेटा, यहां तक सबके क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे बेस के लिए। ध्यान में, ये जितने भी बेस बताए जा रहे हैं आप लोगों को वो इनऑर्गेनिक बेस हैं। कौन से बेस है, इनऑर्गेनिक। एक होते हैं ऑर्गेनिक, जो तो पता रखा मैंने, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे वो जनरली बेसिक नेचर शो करते ही है। नेक्स्ट नंबर 2 आपके पास में आता है हाइड्राइड। नंबर बी क्या आता है, हाइड्राइड। देखो हाइड्राइड में से कहते ना, जितने ज्यादा आयनिक नेचर बढ़ेंगे, आयनिक नेचर बढ़ेगा तो उसका जो बेसिक नेचर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आ जाइए, मैं कह रहा हूं LiH मेरे पास में आ रहा है, मेरे पास में NaH आ रहा है, KH आ रहा है, RBH आ रहा है, CgM हाइड्रोक्साइड आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे मेरे पास में BeH2 आ रहा है,